हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और सर्वप्रथम फाउंडेशन 2026 के बैच में। आज आप लोग का ऐप पर क्लास है। 2 दिन पब्लिक था, यूट्यूब पर था, जिससे मेरी आपकी कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। तो आज शासन प्रणाली का पार्ट 2 हम लोग करेंगे। कल संसदीय व्यवस्था की हमने शुरुआत कर दी थी और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मैंने ये बताया था संसदीय व्यवस्था किस सिद्धांत पर काम करती है, कोई भी शासन प्रणाली किस आधार पर संसदीय या अध्यक्षीय होती है, संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूं कल के सेशन का। तो आज टॉपिक क्या कवर होगा, पहले इसको ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको पहला टॉपिक बताऊंगा संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण। संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण, स्वीकार्यता के कारण ये एक टॉपिक आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण के साथ साथ संसदीय व्यवस्था के गुण और दोष, संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष। और तीसरा टॉपिक होगा भारतीय संसदीय व्यवस्था, भारतीय संसदीय व्यवस्था की ब्रिटिश से तुलना, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से तुलना, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से तुलना। उसके बाद जब समय रहेगा तो अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता, अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता एवं अध्यक्षीय व्यवस्था के गुण और दोष, अध्यक्षीय व्यवस्था के, अध्यक्षीय व्यवस्था के गुण और दोष, ये टॉपिक होगा आज के सेशन का जो हम लोग कवर किए रहे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। तो कल सबसे पहले मैंने बताया था कि संसदीय व्यवस्था किस सिद्धांत पर काम करती है। क्या संसदीय व्यवस्था जो है यह किस सिद्धांत पर काम करती है? तो मैंने क्या बताया था, संसदीय व्यवस्था उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पे? उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने कल क्या बताया था, संसदीय व्यवस्था के लक्षण बताया था। क्या बताया था? संसदीय व्यवस्था का लक्षण मैंने आपको समझा दिया था, इसकी विशेषता क्या होती है, और साथ ही साथ भारत में संसदीय व्यवस्था के लक्षण। भारत में संसदीय व्यवस्था के लक्षण क्या क्या हैं, ये कल हम लोगों ने कवर किया था। तो आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के क्या कारण थे, क्या रीजन थे, क्यों संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, अध्यक्षीय क्यों नहीं अपनाया गया। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण। संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण, क्यों संसदीय व्यवस्था स्वीकार किया गया, अध्यक्षीय क्यों स्वीकार न किया गया। ये कौन सा चैप्टर है बता दे सोनम, ठाकुर, अविनाश। ये चैप्टर का नाम है शासन प्रणाली। कल मैंने यूट्यूब पर ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। पहला क्लास और दूसरा क्लास यूट्यूब पर पब्लिक था, जिसमें ऐसे बच्चे भी क्लास देख पा रहे थे जो एडमिशन नहीं भी लिए हैं। और कोई बात नहीं, क्रमांक जी, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बड़प्पन किसी भी बच्चे का होता है। तो गलतियां तो बच्चों से होगी, शिक्षक का काम होता है गलतियों को माफ़ करना।
और कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे, हम नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स की चिंता मत करिए, हमारे पढ़ाने का तरीका एकदम डिफरेंट होगा। हम बोर्ड वर्क के माध्यम से पढ़ाएंगे, आपको सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। हम आपको अपना पूरा ऑफलाइन का नोट्स दे देंगे, जिसका प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन होगा तो निकाल सकते हैं, नहीं तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा का पूरा मैं ऑफलाइन का प्रिंटिंग नोट्स दे दूंगा, मैं अपना उसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान मत होइएगा। और बाकी बोर्ड वर्क के माध्यम से जो भी आपको कंटेंट मिलेगा उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। बाकी आपको 400 से 500 पेज का अपना पूरा का पूरा नोट्स पॉलिटी का मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा हर शिक्षक से मांग मत करिएगा। हर शिक्षक, हो सकता है कोई टीचर आपको केवल डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ाए, वही पीडीएफ ही आपका नोट्स हो जाए, लेकिन मैं ऐसे पॉलिटी नहीं पढ़ाता हूं। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो बच्चों को ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा फ्लेवर देता हूं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा कंटेंट देता हूं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा माहौल देता हूं, ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा नोट्स देता हूं। लेकिन ऑफलाइन में मैं बोलकर नोट्स लिखाऊं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं क्या करता हूं, जो मुझे ऑफलाइन में मैं बोल के नोट्स लिखाता हूं, वो हस्तलिखित हैंड रिटन नोट्स में अपने बच्चों को ऐप पर प्रोवाइड करा देता हूं। और मैं खुद आपको पॉलिटी डिटेल में पढ़ाते हुए बोर्ड वर्क करने के माध्यम से समझाता हूं। जो टॉपिक आप मेरे साथ समझेंगे फिर उसको जाकर के अपने नोट्स में पढ़ सकते हैं। तो कल मैं टीम से बोलकर इसको अपलोड कर, अभी नहीं अपलोड हुआ है, अभी मैंने टीम को अपना नोट्स दिया ही नहीं है, तो आज दूंगा तो कल अपलोड हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग, बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आज हमारी आपकी पहली संवाद शुरू हो रही है। मैं सारा तरीका बताऊंगा। अभी तो यूट्यूब पर थे, इसलिए यूट्यूब पर मैं टॉपिक ही डिस्कस करना चाह रहा था। आप लोग एडमिशन वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने कोर्स को परचेज किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको विषय को सिखाना और आपको कामयाब करना और आपको सफल बनाना। कैसे आप कामयाब होंगे, कैसे आप सफल होंगे, कैसे अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, कैसे नोट्स का रिवीजन करें, कैसे पीवाईक्यू लगाएं, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा इसी कक्षा में। चिंता करने की कोई बात नहीं, बस रेगुलरिटी के साथ आपको क्लास करना है, बस केवल रेगुलरिटी के साथ आपको क्लास करना, बाकी सब कुछ इसी कक्षा में सिखाऊंगा। बस धीरे धीरे आगे चलते चलिए। आज शासन पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, पहले समझते चलिए, हर दिन कुछ ना कुछ मैं सिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के रीजन क्या थे। संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता का पहला रीजन यह था, संसदीय व्यवस्था से निकटता। संसदीय व्यवस्था से निकटता, संसदीय व्यवस्था से निकटता। जाहिर सी बात है कि जिस चीज से आप पहले से परिचित होते हैं, जिस चीज से आप पहले से परिचित होते हैं, जिससे आप व्यवहारिक हो चुके होते हैं, जिससे आप सुलभ हो जाते हैं, आसान हो जाता है जो आपके लिए वही व्यवस्था सबसे शानदार व्यवस्था होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बाय द वे, अभी तो मैंने पॉलिटी शुरू ही किया है, 10 दिन में पॉलिटी पढ़ाऊं और आपको पॉलिटी खूब अच्छे से समझ में आने लगे, फिर कोई आपसे पूछे कि एक विषय है यूपी स्पेशल जो प्रीलिम्स में आता है, उसे भी इमरान सर पढ़ाते हैं, आप इमरान सर से पढ़ना चाहोगे या किसी और शिक्षक से पढ़ना चाहोगे? उस समय आपका जवाब होगा कि नहीं सर, इमरान सर ही पढ़ा दे, ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों कहोगे? क्योंकि तब तक आप मेरी भाषा समझ चुके हो, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ चुके हैं, मेरा लैंग्वेज समझ चुके हैं और मेरी बात समझ में आना शुरू हो चुकी है। इसलिए आप ये चाहेंगे कि इमरान सर ही ये विषय पढ़ा दें, क्योंकि आप हमसे परिचित हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का शासन संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत में चलता था, और संसदीय व्यवस्था की जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, जो उसकी चुनौतियां हैं, उससे हमारे देश के लोग परिचित हो चुके हैं। यहां तक कि डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने भी कहा कि पिछले 40 वर्षों में हमारे सरकारी कामकाजों में उत्तरदायी के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो हम बहुत मौलिक बनने के लिए हम नया विचार क्यों अपनाएं? एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझिएगा, पॉलिटी पढ़ाते समय जब मैं कोई उदाहरण दूं, जब कोई मैं एग्जाम्पल दूं, तो इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वही एग्जाम्पल आपका गहरा से गहरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप हर रोज शर्ट पैंट पहनते हैं, सदरी पहनते हैं या टी शर्ट जींस पहनते हैं, और एक पार्टी में आपको दावत दी गई, आपको पार्टी में बुलाया गया, कोई उस दिन कहे भैया आप शेरवानी पहन के चले जाओ, आज आप 3 पीस पहन के चले जाओ, तो आप पहनना चाहेंगे?
नहीं सर, हम ऐसा कपड़ा पहनना चाहते हैं जिस कपड़े से हम पहले से परिचित हैं, जिस कपड़े में हम सहज महसूस करते हैं। हम उस दिन कोट पैंट पहन के चले जाएंगे तो हम अपना पैंट ही कोट सही करते रहेंगे, हम कंफर्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो हम मौलिक बनने के चक्कर में टाई क्यों लगा लें, हम मौलिक बनने के चक्कर में थ्री पीस क्यों पहन लें। हम तो यही चाहेंगे कि जिस कपड़े में हम कंफर्ट फील करते हैं, अच्छे से खड़े हो जाते हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं, हमें कुछ अटपटा नहीं लगता, वही कपड़ा पहन के भी हम पार्टी में जाएंगे। उसी प्रकार से संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से संसदीय व्यवस्था के अनुरूप ही शासन चल रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से संसदीय व्यवस्था के अनुरूप ही शासन चल रहा है। हम मौलिक बनने के चक्कर में हम क्यों विशिष्ट प्रावधान को अपनाएं। हम संसदीय व्यवस्था से निकट हैं, हम संसदीय व्यवस्था से परिचित हैं, इसलिए संविधान निर्माता ने कहा हम अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे। हम अध्यक्षीय व्यवस्था की बजाय पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाएंगे, क्योंकि भारत में पिछले कुछ वर्षों से संसदीय व्यवस्था के अनुरूप ही शासन चल रहा है और संसदीय व्यवस्था के निकटता के कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपना लिया। सब बताएंगे, सब बताएंगे। यशवंत जी कह रहे हैं कि सर विधायिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या अंतर है, मुझे बता दीजिए। सब बताएंगे बाबू यशवंत, ये व्यवस्थापिका क्या होता है, ये कार्यपालिका क्या होता है, ये न्यायपालिका क्या होता है, ये सब जानेंगे हम। ये राज्य क्या होता है, राज्य के तत्व क्या होते हैं, विधायिका का कार्य क्या है, विधायिका के प्रकार कितने होते हैं, कार्यपालिका स्थायी क्या होती है, अस्थायी क्या होती है, सब जानेंगे। लेकिन एक ही दिन में जान जाएंगे? अभी अभी पार्टी में एंट्री किए हैं, स्टार्टर खाना शुरू किए हैं और आप कह रहे हैं भैया जूता चुराई कब होगी, जल्दी से दिखा दो, जूता चुराई के बारे में हमें बता दो। अरे भाई, जूता चुराई का जब समय आएगा तब जूता चुराई आप देखेंगे। पहले स्टार्टर लीजिए, मेन मेन्यू में जाके खाना खाइए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, उसके बाद जब जूता चुराई की रस्म आएगी तो जूता चुराई की रस्म भी दिखाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है थोड़ा धैर्य रखिए बाबू, परेशान नहीं होना है। मैंने कल भी सेशन में बताया तो मैं आज फिर बता रहा हूं। एक्चुअली यूट्यूब पर क्लास पब्लिक होने के नाते मैंने संसदीय व्यवस्था से शुरुआत कर दी, मैंने शासन प्रणाली से शुरुआत कर दी। वरना अगर डायरेक्ट आपकी ऐप में या ऑफलाइन जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा पढ़ाते हैं। तो वहां हम आपको पहले राज्य पढ़ाते थे, राज्य के तत्व पढ़ाते थे, शासन के अंग बताते थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का मतलब बताते थे। तो क्या आप नहीं बताएंगे? बताएंगे। लेकिन ये टॉपिक जो शुरू हो गया है इसका खात्मा कर दिया जाए, अधूरा छोड़ देंगे तो टॉपिक खराब हो जाएगा। तो संसदीय व्यवस्था को पहले हम समझा लेते हैं, उसके बाद हम राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा को बताएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? तो टेंशन मत लीजिएगा। और कमेंट की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिए कमेंट में कैसे लेता हूं। जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जब तक पढ़ाना खत्म नहीं कर दूंगा, आपके किसी कमेंट का जवाब मैं नहीं दूंगा, आपके किसी भी कमेंट का मैं जवाब नहीं दूंगा। तो कब जवाब देंगे? जब मैं पूरा टॉपिक, कोई टॉपिक बीच में पूरा होगा तो मैं जरूर कमेंट करके पूछूंगा कि क्या संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता का कारण सबको समझ में आ गया या नहीं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक खत्म होंगे तो बीच में पूछता रहूंगा कि कोई डाउट है बता दीजिए, या बड़ा टॉपिक होगा तो एक साथ जब लास्ट में मैं 5 मिनट का आपका डाउट ले लूंगा। अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमसे शायद पहली बार जुड़े होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो अभी तो डर लग रहा होगा ना, पता नहीं पॉलिटी सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, पता नहीं पॉलिटी आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कल यूट्यूब पर वादा किया था, आज हम आपसे वादा कर रहा हूं। ये मानसिक संतुलन बस आपका ठीक होना चाहिए। बाकी आप पॉलिटी में कुछ नहीं जानते तब भी चिंता करने की बात नहीं है। मैं हूं, मैं 100% पॉलिटी आपको सिखा दूंगा और ऐसा सिखा दूंगा फिर पॉलिटी में आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए 100 घंटे मेरे साथ आपको बिताने हैं, तो तब तक का थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है? टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एहसास होने लगेगा कि अब हमारे लिए पॉलिटी कितनी आसान होती जा रही है। तो सबसे पहला मैं पॉइंट समझा रहा हूं कि संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता का पहला कारण क्या था? संसदीय व्यवस्था से निकटता था। कल नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, कल मैं नोट्स ऐप पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो संसदीय व्यवस्था का निकटता की वजह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षीय व्यवस्था के विचार को छोड़ दिया और संसदीय व्यवस्था को अपना लिया। दूसरा रीजन क्या था सर? ये तो पहला रीजन हो गया। सेकेंड रीजन क्या था संसदीय व्यवस्था को अपनाने का? अस्थायित्व की बजाय, अस्थायित्व की बजाय उत्तरदायित्व को वरीयता, उत्तरदायित्व को वरीयता, प्रायोरिटी,
मतलब जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत दो तत्वों का होना आवश्यक है। लोगों ने कहा कौन सा तत्व? कहा कि अस्थायित्व होना चाहिए और उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। कहा अस्थायित्व का मतलब, अरे स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ये तत्व पाए जाते हैं तो निस्संदेह रूप से शासन प्रणाली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोगों ने विचार किया कि अंबेडकर जी कह रहे हैं, अंबेडकर जी स्वयं कह रहे हैं कि जहां पर अस्थायित्व और उत्तरदायित्व दोनों होगा वहां शासन प्रणाली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी ने कहा, ए भैया, हमारे पास दोनों अपनाने का विकल्प नहीं है, हमें दो में से किसी एक को ही अपनाना है। या तो हम संसदीय व्यवस्था को अपना लें या तो हम अध्यक्षीय व्यवस्था को अपना लें। तो लोगों ने कहा झांक कर देख लो कहां पर अस्थायित्व और उत्तरदायित्व पाया जाता है। तो लोगों ने कहा कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। संसदीय व्यवस्था में कौन सा सिद्धांत है? संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है और अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायित्व का सिद्धांत है। और एक ही अपना सकते हैं, चाहे संसदीय अपना लो चाहे अध्यक्षीय अपना लो। संसदीय अपनाओगे तो उत्तरदायित्व मिलेगा, अध्यक्षीय अपनाओगे तो अस्थायित्व मिलेगा। अब आप चयन कर लो क्या अपनाना चाहते हो। लोगों ने कहा भैया किसी भी शासन प्रणाली में अस्थायित्व एक बार ना भी हो चलेगा, लेकिन उत्तरदायित्व के बगैर पूरा शासन प्रणाली लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन उत्तरदायित्व के बगैर शासन प्रणाली का सुचारू रूप से चल पाना लगभग असंभव है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी कि भारत जैसे संसदीय व्यवस्था वाले देश के अंतर्गत उत्तरदायित्व का होना बहुत जरूरी है। अगर अस्थायित्व नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। तो अगर दो में किसी एक को चुनने की बात आती है तो उत्तरदायित्व को चुनो, अस्थायित्व को नहीं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अस्थायित्व के विचार को छोड़कर उत्तरदायित्व के विचार को अपना लिया और उत्तरदायित्व को वरीयता देने के कारण ही भारत में अध्यक्षीय व्यवस्था के विचार को छोड़ दिया गया और संसदीय को अपना लिया गया। दिमाग को बड़ा करना है, वो वाली पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है कि अनुच्छेदों को रट लिया जाए, कुछ संविधान संशोधनों को रट लिया जाए, कुछ फैक्ट को रट लिया जाए ना। अब तो व्यापक दायरे में हम लोग पढ़ेंगे। एक फाउंडेशन बैच है, हमें आपको मेंस के लेवल पर तैयार करना है। हमें पॉलिटी रटाना नहीं है, हमें आपको पॉलिटी सिखाना है, भारत के संविधान को समझाना है, आपके अंदर स्वयं विचार पैदा करना है, आपके अंदर विश्लेषण की क्षमता को बनाना है। और इसे बनाने के लिए जब तक इस लेवल पर आप चीजों को नहीं समझेंगे तब तक कभी विश्लेषण की क्षमता नहीं आ पाएगी, तब तक कभी आपके अंदर अच्छे विचार नहीं आ पाएंगे, तब तक कभी भी आपके अंदर पॉलिटी की बेहतर समझ नहीं आ पाएगी। ये लाने के लिए आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। चेतन कश्यप जी कह रहे हैं सर उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे इस कक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। किसके प्रति? आपके प्रति। यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं पॉलिटी सिखाऊं, आपको समझ में पॉलिटी आए। अगर मैं कह दूं भैया देखो कोई उत्तरदायित्व हमारा नहीं है कि आपको पॉलिटी समझ में आती है या नहीं, लेकिन हम अस्थायित्व व्यक्ति हैं, हम पॉलिटी पूरा पढ़ाएंगे 100 घंटे में, समझ में आए या ना आए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब हम उत्तरदायित्व नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है कि पॉलिटी आपको इसी कक्षा में सिखा के विदा करेंगे, और नहीं सिखा पाया तो मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे हटा दीजिएगा, दूसरा टीचर आपको पढ़ाएगा। इसे ही बोलते हैं उत्तरदायित्व, इसे ही बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया भाई चेतन कश्यप जी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता का पहला कारण क्या था कि संसदीय व्यवस्था से निकटता। दूसरा कारण क्या था? अस्थायित्व की बजाय उत्तरदायित्व को वरीयता। और तीसरा रीजन क्या था? कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव को समाप्त करना। टकराव को समाप्त करना। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव को समाप्त करना।
विधायिका का मतलब संक्षिप्त में बता दे रहा हूं। विधायिका का मतलब होता है, विधायिका उस संस्था को कहते हैं जो कानून बनाती है, जो लॉ बनाती है, जो नियम बनाती है। और कार्यपालिका, कार्यपालिका का मुख्य काम होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराना। ओ हो, कार्यपालिका कानूनों को लागू कराती है और विधायिका विधायन बनाती है। विधायन मतलब लॉ बनाती है, लॉ मतलब कानून बनाती है। यानी कि विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है और कार्यपालिका कानून को लागू कराने वाली संस्था है। और हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सामंजस्य होना चाहिए। नियम बनाने वाली संस्था और नियम को लागू कराने वाली संस्था के मध्य आपस में संतुलन होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए, उनके बीच टकराव नहीं होना चाहिए। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, कल मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने देखा ही होगा, क्लास अपलोड हो गई होगी, इसको देख लीजिएगा। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े होने के कारण उनके मध्य सामंजस्य बना रहता है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण उनके मध्य सामंजस्य रहता है। जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं और जब अलग होते हैं तो टकराव की स्थिति होती है। और संविधान निर्माता चाहते थे हम कार्यपालिका और विधायिका के बीच किसी भी टकराव की संभावना को समाप्त कर देना चाहते हैं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा भैया हम अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, हम क्या अपनाएंगे, हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएंगे। इतनी लंबी स्टोरी जो आपने आधे घंटे में सुनाई सर, जो इतना कॉन्सेप्ट हम लोग को सिखाया, अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा केवल प्री में होगा कि मेंस में भी होगा? इसका पूरा फायदा मेंस में ही होगा। प्रीलिम्स में भी फायदा इसका हो जाएगा, लेकिन जो ये स्टोरी आपको सुनाई, जो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया, इसका सारा फायदा मेंस में होगा। जब आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षीय व्यवस्था की बजाय संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, तर्क सहित समझाइए, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तो 2 लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अब आप 100 अक्षर लिख सकते हैं, 150 शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कारण बता दिया, मैंने आपको रीजन बता दिया कि भारत में अध्यक्षीय व्यवस्था क्यों नहीं अपनाया गया, भारत में संसदीय व्यवस्था ही क्यों अपनाया गया, जबकि भारतीय संविधान का जो मसौदा था, भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट था, उसमें भी अध्यक्षीय व्यवस्था को अपनाने की बात कही गई थी। लेकिन इन 3 कारणों की वजह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया, भारतीय संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षीय व्यवस्था की बजाय संसदीय व्यवस्था को अपना लिया, अध्यक्षीय व्यवस्था की बजाय संसदीय व्यवस्था को अपना लिया। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये जेन जी जनरेशन है जो हमारे सामने कक्षा कर रही है, जो क्लास कर रही है, और ये जेन जी जनरेशन में बड़ी हड़बड़ाहट है, पेशेंस नहीं है, इसमें धैर्य नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहती है जेन जी जनरेशन। इसलिए मैं आप हड़बड़ाहट ना आए, आपके अंदर बेचैनी ना आए, मैं तुरंत ही आपको समझा देना चाहता हूं। जब एक 3 घंटे की मूवी भी देखते हैं ना, 15-20 मिनट 40 मिनट बीत जाता है, कई बार स्टोरी समझ में नहीं आती, कहाँ जा रही है पिक्चर, क्या होने वाला है पिक्चर। लेकिन जब कुछ देर आप पिक्चर में समय दे देते हैं तो पिक्चर में इंटरेस्ट आना शुरू होता है। फिर ऐसा इंटरेस्ट आता है कि टीवी छोड़कर आप वॉशरूम करने भी नहीं जाते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना हम ये भी चाह रहे हैं, पॉलिटी भी एक पिक्चर की तरह है, जिस पिक्चर का डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ और इसका हीरो भी मैं ही हूँ। और इस पिक्चर को दिखा रहे हैं हम, और इस पिक्चर को देखते समय तुरंत अगर आप चाहेंगे कि पिक्चर हमको तुरंत समझ में आ जाए, संभव नहीं है। ये 100 घंटे की पिक्चर है और 100 घंटे की पिक्चर में जैसे ही 6-7 घंटा बिताएंगे, शुरुआती 6-7 घंटा बिगिनर बच्चों के लिए टफ होगा, ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। शुरुआती 6-7 घंटा बिगिनर बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी पहली बार पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कत आएगी। लेकिन जब पूरे मन के साथ आप क्लास को करते रहेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी ग्रिप मजबूत होती जाएगी और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और ऐसा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि पॉलिटी के बगैर आपको बेचैनी होने लगेगी। लेकिन इसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। मैं फिर से वादा कर रहा हूं, मैं पॉलिटी 100% आपको सिखा दूंगा महज 100 घंटे में। बस आप धैर्य रखिए, अपना तरीका मत खोजिए।
हम पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, हम सारे तरीके जानते हैं कि बच्चों को कैसे समझाना है, पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, किस तरीके से बताना है, कैसे एग्जाम्पल देना है, ये सब हम जान रहे हैं। ऐसे लाखों बच्चों को पढ़ा के हम विदा किए, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक। इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन नए बच्चे हैं, इसलिए मुझे पता है कि इनके अंदर हड़बड़ाहट होगी, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं होगा, आएगा, पता नहीं पॉलिटी तैयार होगी कि नहीं तैयार होगी। ये सारी बेचैनी को दूर कर दीजिए। मैंने फिर कह दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी जवाबदेहिता है। कॉन्सेप्ट के साथ पॉलिटी पढ़ाऊंगा, फैक्ट नहीं, प्रतिमा फैक्ट नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ पॉलिटी पढ़ने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। नए बच्चों को बताना पड़ता है। अवनीश त्रिपाठी, बाकी जो बच्चे पढ़े हुए हैं तो सारे लोग जान रहे होंगे, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखे होंगे, तो उन सबको तो भरोसा है कि क्या होने वाला है पॉलिटी में आगे। अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफाई। ठीक है, अभिषेक यादव, अस्तित्व का मतलब हुआ आइडेंटिफाई। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से अध्यक्षीय व्यवस्था की वजह से संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। अब दूसरा पॉइंट, अब आपसे एग्जाम में, मेंस में सवाल पूछा जाएगा, संसदीय व्यवस्था को अपना लिया गया तो इसका लाभ क्या है और इसका नुकसान क्या है। लाभ को ही गुण बोलते हैं और नुकसान को ही दोष बोलते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष। संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष। संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष। क्या संसदीय व्यवस्था के लाभ हैं, इसको समझना है आपको, और संसदीय व्यवस्था की क्या हानि है, इसको समझना है। और जो बच्चे आज फर्स्ट डे क्लास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो बच्चे आज फर्स्ट डे क्लास कर रहे हैं, 2 क्लासेस हो गई हैं, 2 क्लास हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, 2 क्लास हो चुकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो दोनों क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी दोनों क्लास में मैंने पढ़ने का तरीका समझाया है, बुक लिस्ट का तरीका बताया है, पॉलिटी को पढ़ने का तरीका बताया है, पॉलिटी में क्या पढ़ाया जाएगा उसका पूरा सिलेबस दिखाया है। इसलिए जो बच्चे आज फर्स्ट डे अपनी क्लास कर रहे हैं, पिछली 2 क्लासेज आपके ऐप पर अपलोड हो गई होगी, उसको जरूर देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि संसदीय व्यवस्था के गुण क्या है संसदीय व्यवस्था के लाभ। संसदीय व्यवस्था का पहला लाभ यह होता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सामंजस्य बना रहता है। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सामंजस्य बना रहता है। सामंजस्य बना रहता है। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य क्या होता है, सामंजस्य बना रहता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं, अलग नहीं होते हैं। क्या होते हैं? कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए इनके मध्य सामंजस्य बना होता है। दूसरा बात, एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण हो पाता है। एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण हो पाता है। उत्तरदायी सरकार का निर्माण हो पाता है। जैसे कहते नहीं, टीचर कई प्रकार के होते हैं। कुछ टीचर हैं कि पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, बच्चों को तैयार हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे क्वेश्चन करने लगे या नहीं करने लगे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो क्लास में पढ़ाते भी हैं, बच्चों को डाउट भी क्लियर करते हैं और पूछते भी रहते हैं, नोट्स मिला, टेस्ट हुआ, सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत जिम्मेदार टीचर है। ये जिम्मेदारी कब आएगी टीचर के पास? जब टीचर अपने कार्यों के लिए बच्चों के प्रति जवाबदेह होगा। जब टीचर अपने कार्यों के लिए बच्चे के प्रति जवाबदेह होगा, तब ये जिम्मेदारी आएगी। और ऐसे टीचर को क्या कहा जाता है? जिम्मेदार टीचर कहा जाता है। वैसे ही ऐसी सरकार,
ऐसी कार्यपालिका जो अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ऐसी सरकार को हम उत्तरदायी सरकार कहते हैं। और मैंने कल बताया था, संसदीय व्यवस्था की विशेषता में बताया था कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है वो अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक लाभ ये होता है कि उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है। और तीसरी बात, सर कल आपने एक बात और बताई थी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, इसलिए विधायिका कभी भी अविश्वास प्रस्ताव को लाकर कार्यपालिका को हटा सकती है। कब? तब जब वह अपने कार्य जिम्मेदारी से न कर रही हो। अगर हम अपने कार्यों के लिए, हम अपनी टीचिंग के लिए आप बच्चों के प्रति जवाबदेह हैं, तो आप बच्चों का अधिकार है, अगर मैं पॉलिटी आपको सही से ना पढ़ाऊं तो आप कमेंट करके, आप अपना एप्लीकेशन डाल के इमरान सर को पॉलिटी से हटा सकते हैं। इसका यह लाभ हो, इसका मतलब है कि इमरान सर निरंकुश नहीं हो सकते। इमरान सर मनमाने ढंग से क्लास में समय नहीं पास कर सकते, मनमाने ढंग से इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। इमरान सर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छे से 1.5 घंटे पढ़ाएं। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों के पास ये पावर है कि वह अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वह टीचर को हटा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को विधायिका अविश्वास प्रस्ताव लाकर के हटा सकती है। इसका फायदा क्या होता है? सरकारें निरंकुश नहीं हो पाती हैं। निरंकुश का मतलब क्या होता है सर? सरकारें तानाशाह नहीं बन पाती हैं। तानाशाही का मतलब क्या होता है सर? सरकार मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती हैं। सरकारों की जनता की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ेगा, अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार रहना पड़ेगा। अगर जिम्मेदार नहीं रहेंगी तो विधायिका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा देगी। इसलिए संसदीय व्यवस्था का तीसरा लाभ क्या है? सरकारें निरंकुश नहीं हो पाती। इसका तीसरा लाभ क्या है कि सरकारें निरंकुश नहीं हो पाती। सरकारें निरंकुश नहीं हो पाती, निरंकुश नहीं हो पाती। और निरंकुश का मतलब क्या हुआ? जो किसी भी प्रतिबंध से मुक्त हो उसे निरंकुश कहा जाता है। आप तानाशाह हो, आप मनमाने ढंग से हो, आप निरंकुश हो। अरे नहीं सर, बिना बताए हम घर से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब आप किसी के प्रति जवाबदेह हैं। किसके प्रति? अरे अपने मम्मी के प्रति जवाबदेह हैं सर। हम बिना अपने मम्मी को बताए शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? अगर निकल जाएं तो मम्मी घर में घुसने नहीं देंगी, रात का खाना नहीं देंगी। इसलिए हम डरे रहते हैं, हम तानाशाह नहीं बन पाते, हम निरंकुश नहीं हो पाते, हम मनमाने ढंग से घूम नहीं पाते, क्योंकि हम अपने मम्मी के प्रति जवाबदेह हैं। और मम्मी के पास ये पावर है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो मम्मी कभी भी हमें घर से बाहर कर सकती हैं। और घर से बाहर करने का यही डर हमें निरंकुश होने से रोकता है, हमें अनुशासित बनाता है, हमें नैतिक बनाता है, हमें जिम्मेदार बनाता है। और संसदीय व्यवस्था में यही होता है कि विधायिका कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को हटाने की पावर रखती है। इसलिए इस सरकार का एक लाभ है कि सरकारें कभी भी निरंकुश नहीं हो पाती हैं। ये 3 लाभ हो गया इसका। ये इसके 3 लाभ हो गए। चौथा लाभ के लिए मुझे थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा गहरा है। टेंशन मत लेना यार, दादी नानी की कहानी की तरह पॉलिटिक्स सिखा दूंगा मैं आपको। एकदम टेंशन मत लेना, मस्त रहना, एकदम एंजॉय करके पढ़ो कि जैसे समझो कि शाहरुख खान की मूवी देख रहे हो, उसी अंदाज में पॉलिटिक्स पढ़ो। एकदम टेंशन नहीं लेना है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ा रहा हूं ना, सब समझ में आ जाएगा। अब चौथा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा ये बताओ भैया, हमारे देश में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कौन मतदान करता है? सर पूरा देश अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बटा है। मान लीजिए कि ये इलाहाबाद है, ये एक प्रयागराज का लोकसभा सीट है, एक सुल्तानपुर की राज्यसभा सीट लोकसभा सीट है, एक प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट है, एक रायबरेली की लोकसभा सीट है। अच्छा, प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक लोग चुन के जाते हैं या कई सारे लोग? नहीं सर, एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक सांसद चुना जाता है। कौन चुनता है? हम और आप वोट देके चुनते हैं। यानी कि प्रयागराज से एक व्यक्ति चुना गया है, इसका नाम है ए।
सुल्तानपुर से एक व्यक्ति चुना गया, इसका नाम है बी। प्रतापगढ़ से एक व्यक्ति चुना गया, इसका नाम है सी। रायबरेली से एक व्यक्ति चुना गया, इसका नाम है डी। और ये सब किस पार्टी के हैं? ये सब मोदी जी की पार्टी के हैं। ये सब मोदी जी की पार्टी के हैं, यानी ये भाजपा के सांसद हैं। ठीक है, जब ये चुने जाएंगे तो सर कहां जाएंगे? लोकसभा में जाएंगे। जब ये सांसद बनेंगे तो कहां जाएंगे? ये सब लोकसभा में जाएंगे। अच्छा, जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो लोकसभा में सरकार कौन बनाता है? जिसको बहुमत प्राप्त होती है। और इस समय बहुमत कौन लेके आता है? मोदी जी बहुमत लेकर के आते हैं। और मोदी जी की पार्टी को जब बहुमत प्राप्त होगा तो मोदी जी सरकार बनाएंगे, तो मोदी जी क्या करेंगे? मंत्री परिषद का गठन करेंगे। मंत्री परिषद का गठन करेंगे। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, पूछिए। सर ये मंत्री परिषद क्या होता है? टेंशन मत लीजिएगा, आपकी तरफ से आपका वकील मैं ही हूं, आपका वकील भी मैं ही हूं, आपकी तरफ से सवाल भी मैं ही उठाऊंगा। सर ये मंत्री परिषद क्या होता है? जब कई सारे मंत्रियों का मिलाकर एक साथ समूह में रखा जाता है तो उसे मंत्री परिषद कहते हैं। यानी मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। ये मंत्री कहां से बनाए जा रहे हैं? कल आप ही ने तो बताया था कि मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से किया जाता है। कल आप ही ने तो बताया था यूट्यूब पर कि मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से किया जाता है। इसका मतलब है कि हम सभी लोग 50, 60, 70 मुंडी मिल करके एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने मतदाता होते हैं? बहुत सारे सर, कई हजार मतदाता होते हैं। ये सारे मतदाता मिलकर किसको चुने? ए को चुने। ए कहां पर गया? लोकसभा में। जब सरकार बनी तो यही ए कहां चला गया? मंत्री परिषद का हिस्सा बन गया। बी भी बन गया, सी भी बन गया, डी भी बन गया। और क्या ये सब लोकसभा के सदस्य नहीं है? लोकसभा के भी सदस्य हैं। लेकिन जो लोग सरकार का हिस्सा बने हैं, इनकी जिम्मेदारी कितनी मुंडियों की है? ये सब मुंडी है। मुंडी का मतलब लोग, जनता। एक एक व्यक्ति कम से कम 20-20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। कहने कोई ABCD 4 लोग हैं, लेकिन ये कितने लोगों की बातें जाकर कह रहे हैं कार्यपालिका में? ये कितने लोगों की बातें जाकर कह रहे हैं सरकार में? 40-40 लाख लोगों की बातें कह रहे हैं। ओ हो, कहने को, देखने को तो केवल 4 लोग पहुंचते हैं सरकार में, लेकिन वो 4 लोग नहीं है, वो 40 लोग हैं। वो 40 लोगों की आवाज बनकर बोलते हैं सरकार में, कार्यपालिका में। इससे क्या होता होगा? इससे व्यापक प्रतिनिधित्व हो पाता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विधायिका का सदस्य ही कार्यपालिका का सदस्य बनता है, और प्रत्येक सदस्य कम से कम 10-10 लाख, 20-20 लाख जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसलिए संसदीय व्यवस्था का एक लाभ यह भी है कि संसदीय व्यवस्था के माध्यम से व्यापक प्रतिनिधित्व मिलता है। रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो ये कहानी अपने छोटे भाई को सुना दोगे। आप ये कहानी अपने छोटे भाई को सुना दोगे। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था का पहला लाभ है कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सामंजस्य बना रहता है। इसका दूसरा लाभ है एक जिम्मेदार सरकार का निर्माण होता है। इसका तीसरा लाभ है कि सरकारें निरंकुश नहीं हो पाती हैं। और इसका चौथा लाभ है, क्या है? इसका चौथा लाभ है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका चौथा लाभ यह है कि व्यापक प्रतिनिधित्व मिलता है। व्यापक प्रतिनिधित्व मिलता है। व्यापक प्रतिनिधित्व मिलता है, इतना पर्याप्त है। प्रतिनिधित्व का मतलब रिप्रेजेंटेशन। नहीं समझ में? हरिओम द्विवेदी जी कह रहे हैं सर प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब बेस बहुत कमजोर है, बेसिक बहुत कमजोर है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि प्रतिनिधित्व क्या होता है, कोई बात नहीं, मैंने तो वादा किया है, कुछ नहीं जानते तब भी सिखाऊंगा, हर एक चीज, छोटी छोटी बात सिखाऊंगा आपको इस पॉलिटी की क्लास में। ये बताइए, जब आप लोग क्लास में पढ़ते थे तो क्लास में कितने बच्चे होते थे? हरिओम द्विवेदी जी आपको समझा रहा हूं, 100 बच्चे होते थे सर।
100 बच्चों में कभी कोई मॉनिटर बनाया गया? हाँ हाँ सर, मॉनिटर बनता था, हम भी एक बार मॉनिटर बने हैं। कितने लोग मॉनिटर बनते थे? 1 लोग मॉनिटर बनते थे। जब कभी भी आपकी कक्षा को कोई बात प्रिंसिपल साहब से कहनी होती थी कि संडे को हमारा गेम करा दीजिए, तो पूरा कक्षा जाता था या केवल मॉनिटर जाता था? नहीं सर, केवल मॉनिटर प्रिंसिपल से मिलने जाते थे। अरे जब मॉनिटर प्रिंसिपल से मिलने जाते थे तो मॉनिटर केवल अपनी बात कहता था या पूरे क्लास के बच्चों की बात कहता था? तो मॉनिटर केवल अपनी बात कहता था या पूरे क्लास के बच्चों से की बात कहता था? सर नहीं, वो पूरे क्लास की बच्चों की बात करता था। इसका मतलब है कि मॉनिटर क्या कर रहा है? पूरे क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉनिटर अपनी ओर से केवल अपनी बात नहीं, पूरे क्लास के 99 स्टूडेंट की बात रख रहा है, क्योंकि मॉनिटर आपके क्लास का रिप्रेजेंटेटर है, वह उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब समझ में आया हरिओम द्विवेदी जी कि अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? और अब न समझ में आने का केवल एक कारण, जो मैं मजाक में कहता हूं कि मानसिक संतुलन में दिक्कत है। फिर अगर अब भी समझ में नहीं आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया हो। विधायिका में वो लोग जाते हैं जो निर्वाचित होते हैं, और कार्यपालिका में वो लोग पहुंचते हैं जो सरकार का हिस्सा होते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आता है, उपराष्ट्रपति भी आता है, प्रधानमंत्री भी आता है, मंत्रिपरिषद भी आता है। और मंत्रिपरिषद को मंत्रियों का समूह कहा। अभी मैं जब राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा पढ़ाऊंगा, ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा जो अभी आप लोग कार्यपालिका विधायिका नहीं समझ पा रहे हैं, जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब समझा दूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। बहुमत का मतलब क्या है? सिम्मू पाल जी कह रहे हैं बहुमत का मतलब, बहुत बेसिक बच्चे आ गए हैं इस बैच में। बहुमत का मतलब होता है मेजॉरिटी। जैसे 50 लोग हैं, 50 लोग में से कहा गया कि बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो कल छुट्टी कर दिया जाए। इसका मतलब है कि 21 लोग साइन कर दें, कल छुट्टी रखी जाए, तो बहुमत प्राप्त हो जाएगा। आधे से अधिक लोगों की सहमति बहुमत कहलाती है। अभी बताऊंगा बहुमत के प्रकार, आगे सब बताऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं केवल उसके बारे में सोचिए। अगर उसके अलावा कुछ और सोचे तो आपको पढ़ने का तरीका भी नहीं पता है। फिर इसका मतलब मैं 2 बार ये बात समझा चुका हूं, 2 बार ये बात समझा चुका हूं कि बहुमत के चक्कर में, कार्यपालिका के चक्कर में, विधायिका के चक्कर में, न्यायपालिका के चक्कर में, अस्थायी कार्यपालिका के चक्कर में अभी मत पढ़िए। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी जो पढ़ा जा रहा है इसको समझिए। अब संसदीय व्यवस्था के गुण हो गया, अब मैं आपको संसदीय व्यवस्था का लाभ बताऊंगा। सॉरी, लाभ हो गया, संसदीय व्यवस्था का हानि बताऊंगा। संसदीय व्यवस्था के हानि बताऊंगा, यानी कि इससे क्या नुकसान है। और दुनिया की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिस व्यवस्था से केवल फायदा हो, हर व्यवस्था से कुछ ना कुछ नुकसान है। तो संसदीय व्यवस्था का भी कुछ नुकसान होगा। क्या नुकसान है, आइए देखते हैं। संसदीय व्यवस्था का पहला नुकसान यह है कि इसमें सरकारें अस्थिर होती हैं। सरकारें अस्थिर होती हैं। कैसे? क्योंकि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है, और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है सरकारें स्थिर नहीं होंगी, सरकारें अस्थिर होती हैं। तो स्थिर सरकार ज्यादा अच्छा है या अस्थिर सरकार ज्यादा अच्छा है? जैसे आप कहें कि आपके पास पावर है कि कोई एक बच्चा संस्थान में जाकर के मैसेज कर देगा, हमने सर से बहुमत पूछा, सर ने बहुमत नहीं बताया, सर को हटा दीजिए, और तुरंत संस्थान सर को हटा दे। फिर कल से दूसरा टीचर आ जाए, फिर आप कहें सर हमको ये नहीं बताया, ये भी ठीक नहीं, इनको भी हटा दीजिए, परसों तीसरा आ जाए। तो रोज रोज टीचर बदला जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? रोज रोज टीचर बदला जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं सर, से टीचर अस्थायी होने चाहिए। रोज रोज टीचरें बदला जाएगा तो हमको समझ में क्या आएगा? उसी प्रकार से अगर रोज रोज सरकारें गिर जाएंगी, सरकारें अस्थिर होंगी, तो ये ठीक बात नहीं है। और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका को, यानी कि सरकार को हटा सकती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विधायिका क्या कर सकती है?
मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि इसलिए इस कार्यपालिका का कार्यकाल अस्थायी होता है और इसका दुष्परिणाम क्या होता है? सरकारें अस्थिर हो जाएंगी। अच्छा, अगर हमें इस बात का खतरा हो कि हमारा पूरा कैरियर इन बच्चों के कमेंट पर टिका है, ये बच्चे शानदार कमेंट कर रहे हैं, तब तो टीचर पढ़ाएगा। और किसी बात से बच्चा गुस्सा हो गया, आपने किसी बच्चे को डांट दिया, किसी बच्चे का जवाब नहीं दिया, वो बच्चा अगर कुछ निगेटिव लिख देगा तो आपको कल ही हटा दिया जाएगा। तो हम किस बात पर ध्यान देंगे? गहराई से पढ़ाने पर, सिलेबस की डिमांड पूरा करने पर, या उस लेवल पर पढ़ाने पर जिससे आपका पीसीएस का एग्जाम क्लियर हो जाए, या हमारा ध्यान इस बात पर रहेगा कोई भैया नाराज ना होने पाए, अंचल भी खुश रहे, रीना भी खुश रहे, उजमा भी खुश रहे, सीमा भी खुश रहे, उर्मिला भी खुश रहे, ठाकुर भी खुश रहे। हम अपना ध्यान गहराई के साथ पॉलिटी पढ़ाने की बजाय बच्चों को खुश करने में लगा देंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व इन बच्चों के कमेंट पर टिका है। अगर ऐसा होता, और संसदीय व्यवस्था में यही होता है, संसदीय व्यवस्था में यही होता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विधायिका हटा सकती है। इसलिए सरकारों का ध्यान दीर्घकालिक योजनाओं को बनाने की बजाय अपने अस्तित्व को बनाने में बचा रहता है। वह अपने आप को बचाने में लगी रहती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो पाए। तो इसका मतलब है कि संसदीय व्यवस्था का एक दुष्परिणाम यह भी है, सरकारों का ध्यान अपने अस्तित्व को, कोई बच्चा पूछ रहा था अस्तित्व का मतलब, अस्तित्व को बचाने में रहता है, ना कि दीर्घकालिक योजनाओं को बनाने में, ना कि दीर्घकालिक योजनाओं को बनाने में। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम यह है, कल हमने कहा था कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ मंत्रियों का चयन कहां से होता है? संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से करना पड़ता है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों का चयन जो है वह सदन के भीतर से करना पड़ता है। अब चाहे मंत्री अच्छे हो, चाहे ये खराब हो, चाहे ये योग्य हो, चाहे ये अयोग्य हो, आपकी तो मजबूरी है कि मंत्री यहीं से बनाओ। बहुत योग्य आदमी आपको पूरे शहर में दिख रहे हो, बहुत योग्य आदमी आपको पूरे स्टेट में दिख रहे हो, बहुत योग्य आदमी आपको पूरे देश में देख रहे हो, लेकिन आप तो फंस चुके हैं। आपको मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से करना है। इसका नुकसान क्या होगा? एग्जाम्पल देता हूं, फिर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपसे कहा गया कि आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं। हाँ भैया, पढ़ना चाहते हैं। घर कहाँ है आपका? बनारस में। ठीक है, आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने टीचर का चयन बनारस के भीतर से करिए। आप अपने लिए टीचर का चयन बनारस के भीतर से कर सकते हैं, बनारस के बाहर से नहीं। बनारस में जितना अच्छा से अच्छा टीचर मिल जाए उसका चयन कर लीजिए, उसी से पढ़िए। आप यूट्यूब पे खोले के देख रहे हैं, एक सर ये है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक सर इमरान सर है पढ़ा रहे हैं, एक सर धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, एक शैलेश सर पढ़ा रहे हैं, एक आयुष सर पढ़ा रहे हैं, तमाम ऐसे सरों का नाम देख रहे हैं और आपको लग रहा है क्या शानदार पढ़ा रहे हैं सर लोग, काश इनसे पढ़ने का मौका मिलता। आप कहेंगे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो प्रयागराज के हैं, वो दिल्ली के हैं, वो प्रतापगढ़ के हैं, वो लखनऊ के हैं। आप अपने टीचर का चयन केवल बनारस के भीतर से कर सकते हैं। नुकसान क्या होगा आपका? अगर ये समझ गए तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। आपका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आप योग्य टीचरों का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने टीचरों का चयन करने के लिए आपका दायरा सीमित कर दिया गया है। पूरे भारत में पॉलिटी के एक से एक टीचर हैं, पढ़ के मन आ जाता है, आनंद आ जाता है, फिल्म से ज्यादा आनंद तो सब्जेक्ट में आ जाता है, लेकिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको बांध दिया गया है, आपको सीमित कर दिया गया है।
कि आप पॉलिटी पढ़ तो सकते हो, लेकिन आपका टीचर बनारस के बाहर का नहीं होगा, जबकि आप जान रहे हो कि भारत भर में बहुत एक से एक टीचर हैं, लेकिन आप जिस व्यवस्था के अंतर्गत हैं वहां तो कह दिया गया है कि आप अपने टीचरों का चयन बनारस के भीतर से करेंगे। और इसका नुकसान क्या होगा? योग्य टीचर आपको नहीं मिल पाएंगे। अब आई जाइए संसदीय व्यवस्था में, ये एग्जाम्पल था। अब आ जाइए संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से होता है। तो इसका नुकसान क्या होगा? अरे शासन का संचालन अयोग्य लोगों के द्वारा होगा, क्योंकि पूरे देश में एक से बढ़कर एक योग्य लोग पड़े हैं, लेकिन आप संसदीय व्यवस्था से बंधे हैं। आप चाहकर भी मंत्रियों का चयन सदन के बाहर से नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी है, उसी सदन के भीतर जो लोग चुन के आए हैं, चाहे वो योग्य हैं चाहे अयोग्य हैं, उन्हीं को मंत्री आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए संसदीय व्यवस्था का एक नुकसान यह भी है कि मंत्रियों, शासन प्रणाली का संचालन, सरकारों का संचालन अयोग्य लोगों के द्वारा होता है। अयोग्य लोगों के द्वारा होता है। और एक दिक्कत यह भी आती है, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़ी रहती है, सामंजस्य तो आता है, लेकिन जब जानते हैं, गांव में एक कहावत है कि ढेर बजनिया में सुरताल नहीं मिलता। गांव में अवधि में एक कहावत बोली जाती है कि जहां पर बहुत सारे बजाने वाले होते हैं वहां पर सुरताल नहीं मिल पाता है। दादी मां कहती है जहां 4 बर्तन होते हैं वहां आवाज होती है, वहां लड़ाइयां होती है, वहां विवाद भी होता है। और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे आपस में मत भिन्नता आती। सामंजस्य तो रहता है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के मध्य क्या आ जाती? मत भिन्नता, रायों की भिन्नता आ जाती है, और सब अपनी अपनी राय मनवाना चाहते हैं। तो संसदीय व्यवस्था का एक दुष्परिणाम यह भी होती है कि मत भिन्नता की समस्या आ जाती है। मत भिन्नता का मतलब रायों का सामंजस्य न बन पाना, मत भिन्नता की समस्या आ जाती है। मत भिन्नता की समस्या आ जाती है। अब आपको मैंने दोनों दिखा दिया। संसदीय व्यवस्था के गुण में क्या पढ़ा आपने? कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सामंजस्य होता है, उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है, सरकारें निरंकुश नहीं हो पाती हैं और व्यापक प्रतिनिधित्व मिलता है। नुकसान इसका क्या है? संसदीय व्यवस्था के दोष क्या है? संसदीय व्यवस्था की चुनौतियां क्या है? तो संसदीय व्यवस्था के दोष की बात किया जाए तो संसदीय व्यवस्था का पहला दोष यह है कि सरकारें अस्थिर होती हैं। सरकारों का ध्यान अपना अस्तित्व बनाने में रहता है, जिससे वह दीर्घकालिक योजनाएं नहीं बना पाती। इससे नीतियों में निश्चितता नहीं आती। इससे क्या होता है? जो नीतियां होती हैं इसमें निश्चितता नहीं आती। और टेंशन मत लीजिएगा, अभी आपके दिमाग में केवल एक बात चल रहा है, काश जितनी बतिया आप मुंह से बोल रहे हैं, जो आप समझा रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, यही सब ऐसे लिखा देते ना, तो हम बार बार पढ़ के उसको 100% तैयार कर लेते। मत चिंता करिए मेरे भाई, कल मिल जाएगा नोट्स आपको, मत चिंता करिए। वैसे मिलेगा जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी भाषा में लिखा होगा, वहां किताब की भाषा नहीं होगी। उस नोट्स को पढ़ेंगे तो उस नोट्स में मैं आपको दिखाई दूंगा, क्योंकि मेरा नोट्स बोलता है। जब उसको आप पढ़ेंगे तो ये नहीं लगेगा कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, बल्कि ये लगेगा इधर से कोई बोल रहा है। बस एक दिन का धैर्य रखिए, कल मिल जाएगा आपको। तब बताइएगा उस नोट्स के साथ इस क्लास का लेक्चर जब दोनों साथ साथ चलेगा तब कितना आनंद आएगा। अभी आप घबराए होंगे, मुझे पता है कि काश ये सारी बातें अगर सर लिखवा देते तो मजा आ जाता। लिखा लिखाया मसाला दे दूंगा, परेशान मत होइए आप, बस पढ़िए मन लगा करके आप लोग। तो मैंने संसदीय व्यवस्था का गुण और दोष बता दिया। अब संसदीय व्यवस्था का सबसे अंतिम टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। संसदीय व्यवस्था का सबसे अंतिम टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, जिसका नाम क्या है? भारत और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की तुलना। भारत और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से, भारत और ब्रिटिश
संसदीय व्यवस्था से, भारत और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से तुलना, भारत और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से तुलना। भारत और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से तुलना, भारत और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से तुलना। वैसे तो भारत में संसदीय व्यवस्था का विचार तो ब्रिटेन से ही लिया गया है, लेकिन फिर भी भारत में भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के मध्य कुछ अंतर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी भारत और ब्रिटिश की संसदीय व्यवस्था के मध्य कुछ अंतर दिखाई देते हैं। वो अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूं। वो अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहला अंतर, ब्रिटेन में वंशानुगत व्यवस्था है। ब्रिटेन में वंशानुगत व्यवस्था है। सर, ये वंशानुगत व्यवस्था क्या होती है? जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, पद वंशानुगत हो जाता है, निर्वाचन के माध्यम से नहीं आता है, उस व्यवस्था को हम वंशानुगत व्यवस्था कहते हैं। ब्रिटेन में वंशानुगत व्यवस्था है और भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। सर, ये गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो या मनोनीत होता हो, ऐसे देश को गणतंत्रात्मक कहा जाता है। ऐसे देश को रिपब्लिक कहा जाता है। ऐसे कंट्री को हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। और इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। क्या भारत में वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है तो इनका बेटा भी राष्ट्रपति बनेगा, इनकी बेटी भी राष्ट्रपति बनेगी? नहीं 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 सर, हमारे देश में तो 5 साल के बाद चुनाव होगा और उस चुनाव में जो जीतेगा वो फिर राष्ट्रपति बनेगा। यानी कि भारत में एक निश्चित समय के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तब राष्ट्राध्यक्ष का चयन किया जाता है। और ब्रिटेन में जो एक बार मुकुट प्राप्त कर लिया, उसकी पीढ़ियां मुकुट प्राप्त करती रहती हैं, वही राजा बनी रहती हैं, वही महारानी बनी रहती हैं। तो हमारी संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के बीच पहला डिफरेंस यह है कि ब्रिटेन में वंशानुगत व्यवस्था है और भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा अंतर ध्यान रखिएगा। भारत ब्रिटेन में, ये शब्द समझाने के लिए जब मैं भारतीय संविधान की विशेषता बताऊंगा तो यहां बहुत डिटेल में समझेंगे। यहां केवल संक्षिप्त जानकारी इसको आपको देंगे। यहां केवल हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सुपरमेशी। और भारत में संसदीय सर्वोच्चता, भारत में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य, न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय को अपनाया गया है। समन्वय को अपनाया गया है। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य क्या किया गया? समन्वय। सर समझा दीजिए, मतलब नहीं समझे। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होगी। संसद ने जो कानून बना दिया वो कानून सही है या गलत, इस बात का परीक्षण न्यायपालिका भी नहीं कर सकती। ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है? ब्रिटेन में कहा गया है कि संसद सर्वोच्च होगी,
पार्लियामेंट्री सुप्रीम होगी। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को न्यायपालिका भी चैलेंज नहीं कर सकती, न्यायपालिका भी उसका परीक्षण नहीं कर सकती। क्या भारत में ऐसा है? भारत में कहा गया कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून अगर फंडामेंटल राइट से विपरीत होगा, अगर फंडामेंटल राइट को कम करेगा, संविधान के नियमों के खिलाफ होगा, ऐसे किसी भी कानून को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है? ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहना चाहते। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का परीक्षण कर सकती है, न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का परीक्षण कर सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है वह मनमाने ढंग से किसी भी कानून को रौंद सके। न्यायपालिका भी केवल उसी कानूनों को रौंद सकती है जो कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो और संविधान के प्रतिकूल हो, संविधान के मूल भावना के खिलाफ हो। यानी भारत में न तो संसद सर्वोच्च है, न ही न्यायालय सर्वोच्च है, दोनों के मध्य संतुलन साधा गया है, दोनों के मध्य सामंजस्य है, जैसे मम्मी और पापा के मध्य है। न तो मम्मी बड़ी है न तो पापा, ऐसा भी नहीं कि मम्मी मनमाने ढंग से कुछ भी कर ले, और ऐसा भी नहीं है पापा मम्मी के किसी भी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दें, बल्कि दोनों एक दूसरे के मध्य सामंजस्य को बनाकर परिवार चला रहे हैं। वैसे भारत में विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के मध्य सामंजस्य बनाकर देश चला रहे हैं। यानी कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, भारत में न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है। भारत में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य संतुलन को साधा गया है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है। यह हमारे और ब्रिटेन में अंतर है, यह हमारे और ब्रिटेन में अंतर है। अब तीसरा अंतर देखिए साहब, तीसरा अंतर देखिएगा। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य होता है। क्या? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो होता है वह निम्न सदन का सदस्य होता है, जबकि भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ब्रिटेन में जो है क्या कहा गया है? ब्रिटेन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन का सदस्य होगा, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन का। लेकिन भारत में जो प्रधानमंत्री है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन का सदस्य होता है, निम्न सदन का सदस्य होता है, और भारत में संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है। भारत में संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है। क्या ऐसा है? मोदी जी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बन सकते हैं? यस, लेकिन हमने सुना है प्रधानमंत्री तो मोदी जी लोकसभा के मेंबर हैं, हमने उनको लोकसभा में बैठते हुए देखा है। अरे हमने कहा कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का भी मेंबर रह सकता है या राज्यसभा का भी रह सकता है। क्या आज तक के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना जो राज्यसभा का मेंबर रहा हो? अरे इंदिरा गांधी बनी है, मनमोहन सिंह बने हैं, एच.डी. देवगौड़ा बने हैं, इंद्र कुमार गुजराल बने हैं। ये हमारे देश के ऐसे राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के मेंबर रहे। ओ हो, इसका मतलब है कि भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन, और वहां के निम्न सदन का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर हो सकता है। राइट? ये तीन बड़े अंतर हैं। चौथा अंतर क्या है? ब्रिटेन में मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से ही होता है। ब्रिटेन में मंत्रियों का चयन
मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से ही होता है, सदन के भीतर से ही होता है। और भारत में बगैर सदन का सदस्य रहे, बगैर सदन का सदस्य रहे 6 माह तक मंत्री बन सकता है, 6 माह तक मंत्री बन सकता है। बगैर सदन का सदस्य रहे 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। भारत में भी यह है कि मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से है, लेकिन फिर भी भारत में कम से कम इतनी छूट है कि 6 महीने तक बगैर सदन का सदस्य रहे भी मंत्री रह सकते हैं। इसीलिए यूपीपीसीएस आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है, आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि बगैर सदन के सदस्य रहे, बगैर सदन का सदस्य रहे कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने के बाद उसको सदन की सदस्यता लेनी होगी। लेकिन ब्रिटेन में बगैर सदन का सदस्य रहे कोई व्यक्ति 1 दिन भी मंत्री नहीं रह सकता। लेकिन ब्रिटेन में बगैर सदन का सदस्य रहे कोई व्यक्ति 1 दिन भी मंत्री नहीं रह सकता। कितने अंतर बता दिए? 4 अंतर। मेंस में सवाल आएगा कि भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से किस प्रकार से भिन्न है, समझाइए। यही तर्क देकर समझाना होगा, तभी नंबर मिलेगा, तब एसडीएम और डिप्टी एसपी बनेंगे आप। ध्यान रखिएगा, मेन कहानी मेन सी है। तो मैंने आपको पहला अंतर बताया, मैंने आपको पहला अंतर बताया, ये पहला अंतर बताया, ये दूसरा अंतर बताया, ये तीसरा अंतर बताया, और ये आपको मैंने चौथा अंतर बता दिया। 4 अंतर बता दिया। अभी 2 और बताऊंगा। 6 अंतर इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। 2 और अंतर देखिए क्या है, 2 और अंतर देखिए क्या है। दो और अंतर देखिए क्या है। एक अंतर यह है कि ब्रिटेन में मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व के ब्रिटेन में मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ विधिक उत्तरदायित्व भी है। विधिक उत्तरदायित्व भी है, यानी कि कानूनी रूप से भी ब्रिटेन में मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं, कानूनी रूप से भी, लीगल रूप से भी। लेकिन भारत में मंत्रियों का केवल सामूहिक उत्तरदायित्व है। भारत में मंत्रियों का केवल सामूहिक उत्तरदायित्व है, केवल सामूहिक उत्तरदायित्व है। केवल सामूहिक उत्तरदायित्व है। कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। कोई मंत्री कानूनी रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, केवल सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इनकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व भी होता है। ये यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया है, आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस के एग्जाम में प्री में ये सवाल आया है। और सबसे अंतिम डिफरेंस देखिएगा, सबसे अंतिम डिफरेंस देखिएगा, ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान है। क्या? ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल का, ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल का
ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान है। ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान है। भारत में छाया मंत्रिमंडल का कोई प्रावधान नहीं है। अभी समझाते हैं क्या है छाया। भारत में छाया मंत्रिमंडल का कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है। भारत में छाया मंत्रिमंडल का कोई प्रावधान नहीं है। किसने कहा कि चेतन जी ने कि सर फिफ्थ पॉइंट समझ नहीं आया। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है चेतन कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं कानूनी रूप से बाध्य हैं, उनके लिए लीगल नोटिस दी जा सकती है। कानूनी रूप से उनको बाध्य किया गया है कि आप अपने कार्य के लिए विधायिका के प्रति जवाब दे रहिए। लेकिन भारत में कानूनी रूप से ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है मंत्रियों के लिए कि आप अपने कार्य के लिए लोगों के प्रति या जनता के प्रति या विधायिका के प्रति जवाब दें हैं। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है चेतन कश्यप, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है। यह अंतर है। विधिक उत्तरदायित्व हर बात एक एग्जाम्पल नहीं होगा, एग्जाम्पल गहरी बातों का होगा, हर जगह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा ज्योति शुक्ला, हर एक स्टेप का उदाहरण ही देते रहेंगे तो पूरा पॉलिटी उदाहरण ही बन जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां देते रहेंगे ना, जहां जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल की वहां आपको हम देते रहेंगे। जहां कठिन चीज होगी तो समान सी बात है, ये तो एक फैक्ट के रूप में है। वहां विधिक उत्तरदायित्व है, यहाँ विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। वहां कानूनी रूप से बाध्य है, यहाँ कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है। क्या हम अपने कार्यों के लिए आपके लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं? कोई लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं अगर हम पॉलिटी अच्छी न पढ़ाए? नहीं सर, औपचारिक रूप से आप अपने कार्यों के लिए बच्चों के प्रति जवाब दें, कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं समझ में आएगा, हम कोई नोटिस नहीं भेज सकते आपको। समझ गए ज्योति कश्यप? एग्जाम्पल भी ले लीजिए। ऐसा ना हो कि हम एग्जाम्पल देते देते आपको एग्जाम्पल के इतना आदी बना दे बगैर एग्जाम्पल कुछ समझे ना पाए आप लोग। अब आइए अंतिम बात पे आते हैं कि छाया मंत्रिमंडल क्या किसे कहते हैं। छाया मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहा जाता है शैडो कैबिनेट। शैडो का मतलब होता है परछाई। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैडो कैबिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में शैडो कैबिनेट कहा जाता है। इसको इंग्लिश में शैडो कैबिनेट कहा जाता है। अब बच्चे कह रहे हैं सर शैडो कैबिनेट समझा दीजिए। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या हुआ? छाया मंत्रिमंडल क्या है? छाया मंत्रिमंडल कहाँ है, किसे कहते हैं? छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? शैडो कैबिनेट किसे कहते हैं? देखिए, छाया मंत्रिमंडल का मतलब हुआ कि जब ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन होता है, जब सत्ता पक्ष क्या करती है? सत्ता पक्ष मतलब रूलिंग पार्टी। सत्ता पक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी। जब रूलिंग पार्टी क्या करती है? मंत्रिमंडल का गठन करती है, तो अपनी तरफ एक बनाएगी। ए को हम बना रहे हैं शिक्षा मंत्री। फिर कहती है बी को हम बना रहे हैं गृह मंत्री। जब सत्ता पक्ष ए को शिक्षा मंत्री बनाती है तब अपोजिशन का मतलब क्या होता है? विपक्ष कहती है हम भी का को शिक्षा मंत्री बना रहे हैं। यही जो का है यही शैडो कैबिनेट है। क्या यही सरकार चलाएगा? यही शिक्षा मंत्री वास्तविक रूप से होगा? यह शिक्षा मंत्री की परछाई है। वास्तविक शिक्षा मंत्री ए है, का नहीं। लेकिन फिर भी विपक्ष भी एक मंत्रिमंडल का गठन करता है और इस छाया मंत्रिमंडल का काम यह होता है वह शिक्षा मंत्री के कार्यों पर निगरानी रखे कि वह अपना कार्य सही से कर रही है या नहीं, और उनसे शिक्षा के मंत्रालय के कार्यों को सीखते रहे। इसका फायदा क्या होगा? पहली बात सत्ता पक्ष वाला शिक्षा मंत्री हमेशा डरा रहेगा, भैया हमारे कार्यों को देखा जा रहा, अच्छे से करो, नहीं विपक्ष लगा है बुराई करेगा, हमें हटा सकते हैं। विपक्ष लगा है, लगातार देख रहा है, बुराई करेगा, हमें हटा सकता है। और मान लीजिए कि सरकार 5 साल से पहले गिर गई,
सत्ता पक्ष समाप्त हो गया, जो छाया मंत्रिमंडल है यही सत्ता पक्ष में आ जाएगा। जो छाया मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहा वही वास्तविक शिक्षा मंत्री बन जाएगा। जो छाया मंत्रिमंडल के समय गृह मंत्री रहा वही वास्तविक मंत्रिमंडल बन जाएगा। ओ हो, समझ गए सर। छाया मंत्रिमंडल का मतलब हुआ, शैडो कैबिनेट का मतलब ये हुआ कि जब सत्ता पर सरकारों का गठन करती है, मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा करती है, जितने मंत्री इधर बनाए जाते हैं उतने मंत्री विपक्ष भी बना देता है। सत्ता पक्ष के मंत्रियों का विपक्ष के मंत्री निगरानी रखते हैं और उनसे कार्यों को सीखते हैं, और भविष्य में अगर कभी सरकार गिर जाए तो वही छाया मंत्रिमंडल वास्तविक मंत्रिमंडल बन जाता है, ओरिजिनल कैबिनेट बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? आज तक कभी किताब में नहीं पढ़ा था छाया मंत्रिमंडल, आज पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग छाया मंत्रिमंडल हमारे साथ। हाँ, बहुत बढ़िया आदेश, भारत में भी होना चाहिए। इससे जवाबदेहिता और मजबूत होगी, इससे सरकारें निरंकुश नहीं होने पाएंगी। ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये था आपका छाया मंत्रिमंडल। तो आप लोगों ने कितने अंतर देखे? भारतीय ब्रिटिश व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के मध्य कितने अंतर आपको मैंने बताए? 6 अंतर। पहला अंतर, ब्रिटेन में वंशानुगत व्यवस्था होती है और भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरा अंतर, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है और भारत में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य सामंजस्य को बनाया गया है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य होता है और भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। पांचवा अंतर, ब्रिटेन में मंत्रियों का केवल सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ विधिक उत्तरदायित्व भी होता है और भारत में मंत्रियों का केवल सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। और ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट का प्रावधान है, छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान है, और भारत में छाया मंत्रिमंडल जैसे किसी कैबिनेट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अभी आप चूजे हैं, अभी आप सही से खड़े भी नहीं हुए हैं पॉलिटी में। लेकिन आज भी अगर आपको कोई सवाल दे दे कि 8 नंबर का सवाल है, लिख के दिखाइए, भारतीय और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के मध्य तुलना कीजिए, तो मुझे लगता है कि हमारा हर विद्यार्थी कर देगा। मुझे लगता है कि हमारा हर विद्यार्थी ये तुलना आराम से कर देगा। बता चुके हैं गायत्री दुबे अभी कहां तक थे भाई? गायत्री दुबे जी कह रही हैं कि सर संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण भी बता दीजिए। ये क्या है? सबसे पहले तो यही बताया है। आप कहां थी? लेट में आ रही हैं। संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण ही सबसे पहले बताए गए। आज यही से क्लास की शुरुआत हुई थी। आप कहां थे? लेट आए हैं क्या? नहीं, 1.5 घंटा पर्याप्त है। करामंक दीक्षित जी, आराम से 1.5 घंटे पढ़िए ताकि एनर्जी आपकी बनी रहे और 100% समझ में आए। कितना भी गहरा क्लास हो, कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्लास हो, कितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो, आप आराम से पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास कर पाए। चलिए, आज के सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक, अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता। अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता। देखिए, अब आपका काम आसान हो जाएगा। क्या संसदीय व्यवस्था का लक्षण याद है? क्या संसदीय व्यवस्था की विशेषता याद है? हाँ सर याद है, एक बार देखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जहां लगे कि ये बात हमें एक बार और देखने की जरूरत है, वीडियो दोबारा भी देख लिया करिए। कल सुबह एक बार क्लास और देख लीजिए और अच्छे से सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप विवेकानंद जी नहीं हैं। वैसे हमारी कक्षा में बच्चों को दोबारा देखने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका बेस बहुत कमजोर है, आपका आधार बहुत कमजोर है, आपने जीवन में पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी, तो दोबारा भी देख सकते हैं जहां लगे कि हमें दोबारा देखने की जरूरत है। तो अब अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता में हम कैसे पढ़ें? संसदीय व्यवस्था का उल्टा कर दो, संसदीय व्यवस्था का उल्टा कर दीजिए, अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता अपने आप बन जाएगी। कैसे उल्टा करें? संसदीय व्यवस्था की पहला लक्षण बताइए। संसदीय व्यवस्था का पहला लक्षण बताइए।
सर संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती थी। यहां पर कार्यपालिका, यहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। ओह, ये तो बड़ा आसान है सर, तब तो हम सब कर लेंगे। कर लीजिए फिर, अगर इतना आसान है तो कर लीजिए, हमने तरीका तो बता दिया आपको। दूसरा अंतर देखिए, संसदीय व्यवस्था का लक्षण फिर याद करिए। संसदीय व्यवस्था का दूसरा लक्षण क्या बताया था? कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं। यहां कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं। वहां जुड़े रहते थे, यहां अलग होते हैं। तीसरा अंतर, पहले संसदीय के बारे में सोचिए। सर आपने कहा था कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत एकल कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, सर्वे सर्वा होता है। यही नाम मात्र का प्रमुख है और यही वास्तविक प्रमुख है। यहां दो प्रमुख की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तीसरा अंतर है। हम संसदीय व्यवस्था का लक्षण फिर से रिकॉल कर रहे हैं और अध्यक्षीय व्यवस्था आपको सिखाते जा रहे हैं, और अध्यक्षीय व्यवस्था आपको सिखाते जा रहे हैं। सर आपने तीसरी बात कही थी कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, ध्यान से याद करिए, कल वाला क्लास याद करिए। संसदीय व्यवस्था में निम्न सदन का विघटन होता है। संसदीय व्यवस्था में निम्न सदन का विघटन होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था में निम्न सदन का विघटन नहीं होता है। निम्न सदन का विघटन नहीं होता है। निम्न सदन का विघटन नहीं होता है। अच्छा, और बताइए। सर आपने तो ये भी कहा था, कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से होता है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से होता है। यहां बाहर से कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों का चयन सदन के बाहर से होता है। सदन के बाहर से होता है। सदन के बाहर से होता है। मंत्रियों का चयन सदन के बाहर से होता है। एक अंतिम अंतर है, एक अंतिम अंतर बता के समाप्त करता हूं आज का सेशन। यहां मंत्रियों का चयन सदन के बाहर से होता है। एक अंतर और भी है। हमने कहा था कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, और अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। अब तक जो आज तक मैंने अपने किसी बैच में नहीं किया, लेकिन आपके लिए अब करना शुरू कर रहा हूं। एक और तोहफा देता हूं आप विद्यार्थियों के लिए, पीडब्ल्यू के विद्यार्थियों पर। पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर मेरा पहला बैच है ये। अब तक तो ऐसे सैकड़ों बैच पढ़ाए हैं। हमने बताया कि ऑनलाइन में तो एक एक क्लास को 10-10 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं। ऑफलाइन में ऐसे हजारों बच्चों को पढ़ाया गया, लेकिन ये पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरा पहला बैच है। बाकी इसके पहले तो मैं 2 साल उत्कर्ष में रहा, 4 साल जीएस वर्ल्ड में रहा, 2 साल अनअकैडमी में रहा, 2 साल बिखरे हुए रूप में पढ़ाता रहा। तो 10 सालों से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक नई चीज इस बार पीडब्ल्यू के विद्यार्थियों को देता हूं। कल मैं जब आऊंगा मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराऊंगा। जितना ज्ञान मैंने अब तक आपको संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत दिया है, इसी पर प्रीलिम्स के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ सवाल आपके सामने लेकर के आऊंगा। उसका आप उत्तर देंगे, इसका मतलब क्लियरिटी आ गई। नहीं दे पाए, इसका मतलब है कि अभी दोबारा पढ़ने की जरूरत है।
छाया मंत्रिमंडल, राखी वर्मा, मैंने ये बताया है कि जब सत्ता पक्ष एक मंत्रिमंडल का गठन करती है तो विपक्ष भी एक मंत्रिमंडल का गठन करती है, और विपक्ष के मंत्रिमंडल का कार्य होता है कि सत्ता पक्ष के मंत्रिमंडल के कार्यों पर निगरानी करना, और जब कभी भी सरकार 5 साल से पहले गिर जाए तो वही विपक्ष वाला मंत्रिमंडल सरकार बना लेती है। कमेंट करके बताइए सारे विद्यार्थी, कैसा रहा आज का सेशन? क्या जो कुछ भी मैंने आज के सेशन में आपको समझाया, पढ़ाया, वो सब समझ में आ रहा है? क्या थोड़ा थोड़ा भरोसा बनने लगा कि इस कक्षा में 100 घंटे पढ़ने के बाद हम पॉलिटी केवल जानेंगे नहीं, पॉलिटी केवल सीखेंगे नहीं, हम पॉलिटी के साथ खेलने लगेंगे, हम पॉलिटी गुनगुनाने लगेंगे, हम पॉलिटी दूसरों को भी सुनाने लगेंगे? क्या ऐसा एहसास थोड़ा थोड़ा होने लगा कि नहीं होने लगा आप लोगों को? सानिया, निधि, मानवी श्रीवास्तव, उत्तम, रीना, उजमा, उमीला, तो खूब अच्छे से पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि पढ़ाई बहुत मुश्किल काम है, पढ़ाई बहुत बोझिल है, पढ़ाई बहुत उबाऊ है, पढ़ाई बहुत जटिल है, पढ़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ने से ज़्यादा आनंद कहीं और है ही नहीं, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए ठीक ठाक। इससे ज़्यादा आनंद, इससे ज़्यादा रस, इससे ज़्यादा मज़ा कहीं और नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मेहनत करिए, साथ मिलकर अगर हम चल रहे हैं तो केवल अच्छा पढ़ना नहीं है, रिजल्ट देना है, रिजल्ट हमें परिणाम देना है, हम परिणाम के लिए काम कर रहे हैं, हमें आपको सिलेक्शन तक लेकर जाना है। हम ऐसी मेहनत कर रहे हैं, केवल सिलेबस पढ़ा के हम विदा नहीं होने वाले हैं, हमने पॉलिटी पढ़ा दी, हमारा कोर्स पूरा हो गया, जाइए आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, नहीं। हमारी जवाबदेहिता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उस सिलेक्शन होने के लिए मेरी मेहनत अकेले की काफ़ी नहीं होगी, मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर से कल शाम को 7 बजे, लेकिन ध्यान रखिएगा शाम को 6 बजे, लेकिन सुबह 7 बजे मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं। इसमें से कितने बच्चे करंट अफेयर पढ़ते हैं? जो बच्चे नहीं पढ़ते, सुबह 7 बजे यूट्यूब के चैनल पर निःशुल्क पढ़ाता हूं, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और उस क्लास में मैं 50 क्वेश्चन तैयार करा दूंगा प्रीलिम्स का आपका, क्योंकि उसमें मैं करंट अफेयर भी करा रहा हूं, स्टैटिक जीके भी करा रहा हूं, और जीएस का बेसिक भी करा रहा हूं। और ये 3 टॉपिक से मैं 50 क्वेश्चन की तैयारी प्रीलिम्स में करा दूंगा आपको इस सुबह 7 बजे वाली क्लास से। बाकी इधर पॉलिटी है, और पॉलिटी में 20 क्वेश्चन मिनिमम, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम, यानी कि 70 क्वेश्चन सिर्फ हमारे हाथ में है। अगर हमारी भाषा आपको समझ में आ गई, हमारा तरीका समझ में आ गया, और हमारा ही दामन पकड़ के आप आगे बढ़ते रहे, तो निस्संदेह रूप से 70 क्वेश्चन की तैयारी आपके यूपीपीसीएस के लिए मैं अकेले प्रीलिम्स में करा दूंगा आपकी। इसलिए सुबह वाली क्लास जरूर करते रहिएगा रेगुलरिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। ये पीडीएफ हमको भेज